हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री नोटिफिकेशन 2025 को लेकर। तो देखिए, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी साल भर से इंतजार कर रहे थे कि यूपीएससी का फॉर्म कब आएगा, तो देखिए जो आपका इंतज़ार है बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। आपका जो 2025 प्री का फॉर्म है ये 22 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 22 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ 11 फरवरी 2025 तक अंतिम तिथि रहने वाली है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो साल भर से इंतजार कर रहे थे कि यूपीएससी का फॉर्म कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी खबर है और अच्छी खबर के साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज, यानी जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जब हम फॉर्म भरते हैं। यानी जब हम आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, कुछ दस्तावेज आयोग को दिखाने होते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का केवल व केवल यही मतलब है कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही साथ सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, किसके द्वारा जारी होना चाहिए, साथ ही साथ डेट क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप पुराने खिलाड़ी हो, यानी कि अगर आपने पहले यूपीएससी का फॉर्म भर रखा है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये वीडियो केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको यूपीएससी के फॉर्म भरने के समय बहुत ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको क्या करना है, अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करना है जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस से लेकर, साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, किसके द्वारा जारी होना चाहिए, उसमें क्या मेंशन यानी क्या उल्लिखित होना चाहिए। मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि पूरी जो भी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल अच्छे से और आसान शब्दों में बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ईडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज को लेकर, यानी आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेकर बात करें, तो यहाँ पर आपसे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यानी कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उसका अंक यहाँ पर देना होगा। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष अधिकारी, जिसमें तहसीलदार, राजस्व अधिकारी या फिर एसडीएम के द्वारा जारी किया होना चाहिए। इसमें क्या मेंशन होना चाहिए, यानी क्या जानकारी होनी चाहिए। तो यदि अगर आपके फैमिली का, यानी अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी जमीन, फ्लैट या फिर अन्य संपत्ति की जानकारी जो ईडब्ल्यूएस के मानकों के अनुरूप हो तो आप उसमें मेंशन किया रहता है। और साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना अनिवार्य है। एक चीज आप सभी को ध्यान देना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूबीडी से हैं, तो एक चीज सभी के लिए आवश्यक है, वो क्या है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी दस्तावेज है आपकी, चाहे आपकी कैटेगरी को लेकर हो या फिर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लेकर हो, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच रहनी चाहिए। यहाँ पर 22 फरवरी क्यों है, क्योंकि यूपीएससी का जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी रहने वाली है। यानी 22 जनवरी से फॉर्म प्रारंभ होंगे और 11 फरवरी 2025 तक आपका अंतिम तिथि रहने वाला है। तो इसीलिए आपका जो अंतिम डेट है यहाँ पर 11 फरवरी ही मान्य होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, जो भी अभ्यर्थी साल भर से इंतजार करते हैं वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट है आप बनवा कर रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कतों का, आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर आपका प्री मेंस साथ ही साथ इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी रहती है तो आप सभी को पता है कि उसका खामियाजा बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका जो रैंक है, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो अटैम्प्ट है, आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद न जाए। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी आईएएस के लिए तैयारी करते हैं उनका डॉक्यूमेंट गड़बड़ होने के कारण उनको आईपीएस में ही संतुष्ट करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी एक आईपीएस पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जो समस्या है आपको झेलना न पड़े, इसीलिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप एक बार पुनः चेक कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। अभी समय है, आराम से बन सकता है। ठीक है,
यहाँ पर ये रहा ईडब्ल्यूएस को लेकर, जो कि 1 अप्रैल 2024 से 11 फरवरी 2025 के बीच का होना चाहिए। अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ओबीसी को लेकर। देखिए ओबीसी में क्या होता है, कुछ नए अभ्यर्थी या फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि आपके मन में इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का संशय न हो। पहले तो हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को समझ लेते हैं। देखिए नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज क्या होगा, ओबीसी का प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी एक प्रमाण पत्र रहेगा जिसमें ये साबित होगा कि आप ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से आप संबंधित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष अधिकारी तहसीलदार या फिर एसडीएम के द्वारा जारी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें जो आपकी यह प्रमाण पत्र भारत सरकार की केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों के लिए मान्य होता है। और प्रमाण पत्र पर देखिए क्या लिखा होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर लिखा होना चाहिए। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो जो आपका प्रमाण पत्र बनेगा उस पर नॉन क्रीमिलियर लिखा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में बिल्कुल भी संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर का मतलब है आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, यानी जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसका आप लाभ उठा रहे हैं। और क्रीमिलियर का मतलब है आप ओबीसी कैटेगरी में हैं लेकिन आप किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा ओबीसी कैटेगरी को लेकर। और यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देना है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच का होना चाहिए। तो इसको आपको सारे कैटेगरी से, यानी जनरल को छोड़कर अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो आपको ये डेट याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं एससी या फिर एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट से अगर संबंधित हैं आप, तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एसटी एससी प्रमाण पत्र यानी जाति का प्रमाण पत्र। अब देखिए इसमें ये कंफ्यूजन होता है, बहुत अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह होता है कि स्टेट वाला चाहिए या फिर सेंट्रल वाला चाहिए। तो देखिए स्टेट और सेंट्रल कहने का क्या मतलब है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्टेट एस, ठीक है, यहाँ पर एस लिख देते हैं और यहाँ पर सी। स्टेट का मतलब होता है अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका जो कैटेगरी है एस, अगर आपके राज्य में ओएससी कैटेगरी में आता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें यानी हम सेंट्रल स्तर पे बात करें तो वो ओबीसी में आता है या फिर किसी अन्य कैटेगरी में आता है, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेंट्रल का यानी जो केंद्रीय सर्टिफिकेट है उसको बनवाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर जो आपकी कास्ट है वो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसमें भी आपकी कास्ट ऐसी कैटेगरी में आती है और सेंट्रल में भी ऐसी कैटेगरी में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका स्टेट वाला है वही मान्य होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र आपके राज्य सरकार के समक्ष अधिकारी तहसीलदार एसडीएम आदि के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जाति का नाम और यह कि यह आरक्षण के लिए मान्य है। तो यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें उस कास्ट का नाम होगा और साथ ही साथ ये आरक्षण के लिए मान्य है या नहीं ये भी उसमें वहाँ पर उल्लेखित होगा। प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि भारत सरकार के उद्देश्यों हेतु मान्य है। ठीक है, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है चाहे एससी का हो या फिर एसटी का हो, उसमें ये उल्लेखित होना चाहिए कि भारत सरकार के उद्देश्यों के लिए ये मान्य है। ठीक है, ये तो रहा एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। यहाँ पर भी ध्यान देना है। एक यहाँ पर तो देखिए अगर आपने एक बार कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया तो बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये इनकम थोड़ी है जो आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। ये तो अगर आपकी एक बार जो कास्ट हो गई वो इतनी जल्दी कहाँ ही चेंज होती है। अगर इंटर कास्ट मैरिज होता है उसकी अलग ही बात है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं PWBD को लेकर, यहाँ के पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपके शारीरिक में, अगर आपके बनावट में, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे आप सुनने में अगर आपकी क्षमता कम है या फिर कोई आपका जो शरीर का पार्ट है अच्छे से काम नहीं करता है, आप देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो PWBD कैटेगरी है इसमें कुल 5 कैटेगरी डिवाइड है। ठीक है,
इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अभ्यर्थी, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि कम देख पाते हैं, कम सुन पाते हैं, ये सारे अभ्यर्थी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बाकी जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी आंखों में दिक्कत होता है, ये सारे अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर PWBD कैटेगरी के लिए जो दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह प्रमाण पत्र जिला राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी होना चाहिए, इसमें विकलांगता का प्रकार जैसे कि दृष्टिहीनता है या श्रवण बाध्य है, यानी सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, अस्थायी विकलांगता है, और साथ ही आदि है, यानी कि इसमें कुल 5 कैटेगरी डिवाइड है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विकलांगता का प्रतिशत यहाँ पर देख सकते हैं 40% होना चाहिए, यानी अगर आप विकलांग हैं तो 40% होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड के सभी सदस्यों का यहाँ पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान देनी है। अगर आप इन यहाँ पर जो भी कैटेगरीज बताई गई हैं, अगर आप इन किसी भी कैटेगरीज में आते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको बनवा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ हम अन्य कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी में 3 चरण में होता है। पहला प्री होता है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम में जाते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा में जाते हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, यानी उसमें आप पास करते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यानी साक्षात्कार के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपका साक्षात्कार होगा तो आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया हो, चाहे आपका इनकम को लेकर हो, कास्ट का लेकर हो, या फिर PWBD को लेकर हो, यहाँ पर आपको मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ये ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और जरूरी आवश्यक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, सभी आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे कि EWS, OBC, नॉन क्रिमिलियर, SC ST और PWBD प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होंगी, यानी कि जो 11 फरवरी आपका UPSC का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, यहाँ तक वैध होंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने प्रयास किया कि आप सभी को एक जगह बता दिया जाए। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो कैटेगरीज को लेकर या फिर किसी डॉक्यूमेंट को लेकर यूपीएससी के संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।